नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की। और ये प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं यूपी पीसीएस आरओ और जो अदर एग्जाम होते हैं यूपी पीसीएस के, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो। टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज है और इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, सामान्य विज्ञान यानी साइंस के जो हैं आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा ये हो जाता है पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वो कौन सा हो जाएगा। पदार्थ का हो जाता है लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है वो कौन सा हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका अणु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। कौन सा हो जाएगा इनमें से मूल तत्व। तो मूल तत्व हो जाता है यहाँ पर हीरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। टोटल 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारी पानी का अनुभार होता है, जो भारी पानी है उसका अनुभार कितना होता है। तो भारी जो पानी है उसका अनुभार हो जाएगा आपका 20। तो ये भारी जल कौन सा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारी जल यहाँ हो जाता है D2O। ठीक है, D2O जो है ये आपका भारी जल होता है। और भारी जल का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें शीतलक के रूप में, उसको ठंडा करने के लिए जो है भारी जल का उपयोग किया जाता है। इतनी बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। अनुभार आपसे पूछा गया था भारी पानी का, तो 20 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। कौन हो जाएगा जो कोलाइड नहीं है इनमें से। तो दूध जो है एक कोलाइड हो जाता है, खून कोलाइड हो जाता है, शहद भी कोलाइड हो जाता है, लेकिन आइसक्रीम जो है एक आपका कोलाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूध खून शहद ये सभी कोलाइड विलियन हो जाते हैं। और कोलाइड क्या है। तो कोलाइड जो है एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित या फिर उसको विभाजित कर लेती है और अपना स्थान ले लेती है। तो ये सारे जो गुण हैं ये आपको मिल जाएंगे देखने को दूध में, खून में और शहद में। ठीक है, लेकिन आइसक्रीम में जो है ये क्षमता नहीं पाई जाएगी। दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण हो जाता है दूध। तो दूध उदाहरण हो जाएगा एक पायस का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। इस तरह के जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया है सूची 1 और इधर दी गई है आपकी सूची 2। तो सबसे पहले बात करेंगे जो एरोसोल है ये किससे संबंधित हो जाता है। तो एरोसोल संबंधित हो जाएगा आपका ये गैस में परिक्षिप्त ठोस से। इसके बाद फैना की बात करेंगे, जो फैन है तो ये हो जाता है द्रव में परिक्षिप्त गैस हो जाएगी। जेल की बात करेंगे तो जेल हो जाता है आपका ठोस में जो परिक्षिप्त द्रव हो जाएगा वो जेल हो जाएगा। और पायस हो जाता है ये दूध से संबंधित। इस तरह से आपका ए का 4 हो जाएगा, बी का हो जाता है 3, सी का हमारा हो जाएगा 1 और डी का हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको समझ लेना चाहिए जो एरोसोल है ये किसी गैस में या द्रव में ठोस कणों को जो है परिक्षेपण कर लेता है, उसको एरोसोल कहा जाता है। उसी तरह से फैन की बात करेंगे, जो द्रव में गैस का परिक्षेपण या फिर जो द्रव में गैस का परिक्षेपण वो झाग कहलाता है। और ये साबुन में जो है उत्पन्न होता है फेन, और इसी से बना हुआ शब्द है फेना जिसका आप डिटर्जेंट यूज करते हैं। जेल की बात करेंगे तो जेल एक कोलाइड है जिसमें ठोस जो है, ठोस के जो कण है वो द्रव के रूप में जो है द्रव में समान रूप से परिक्षेपित हो जाते हैं। उसको जो है फिर जेली या फिर जिलेटिन कहा जाता है जिसको आप खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से पायस की बात करेंगे तो पायस जो है एक कोलाइड में एक द्रव के सारे कण जो हैं दूसरे के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं, उसको जो है फिर पायस कहा जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर
कुछ समय पश्चात वो गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहा जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अभी हाल फिलहाल में 2019 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में ही। तो ये जो परिघटना है ये आपकी कही जाती है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो ऊर्ध्वपातन है ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसको गर्म करने पर पदार्थ जो है ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ये कहा जाता है आपका ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि वाष्प जो है वो पुनः संगठित होकर जो जल में परिवर्तित हो जाएगी, इसीलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में कहेंगे जिस परिवर्तन को आप होते हुए देख सकते हैं वो परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। या फिर जिस तरह से एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पानी है, पानी को वाष्प बना सकते हैं और वाष्प को फिर से जो है आप पानी बनते हुए देख सकते हैं, तो ये आपकी भौतिक प्रक्रिया कही जाएगी। अगला क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे का भार। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित है? तो जंग लगने पर जो है लोहे का भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। क्यों बढ़ जाएगा जंग लगने पर लोहे का भार? तो लोहे में जो है जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है, और जब लोहा आर्द्र वायु के जो है संपर्क में आता है तो उसमें जो है एक जंग जो है वो जमने लग जाती है, या कहे कि वो जंग उसमें लग जाती है, और इस क्रिया को जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना जो है कहा जाएगा। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि ये लोहा जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में या फिर हवा के संपर्क में आ जाता है, उस वजह से जो है उस पर एक भूरी भूरी परत जम जाती है फेरिक ऑक्साइड की। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? जो लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है वो कौन सा हो जाएगा? तो लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक हो जाता है आपका ऑक्सीजन तथा नमी। ठीक है, जंग लगेगा तो उसमें जो है ऑक्सीजन और नमी की वजह से जो है लोहे में जंग लग जाता है और उसका जो फिर क्षयकरण स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किण्वन की प्रक्रिया निम्नलिखित की अनुपस्थिति में की जाती है। जो किण्वन की प्रक्रिया है वो किसकी अनुपस्थिति में की जाएगी? तो ये की जाती है आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किण्वन होता है जिसको फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है, और एक प्रक्रिया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में की जाती है। इसको जैव रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, और किण्वन का जो उपयोग है ये कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो किण्वन का जो उपयोग होगा ये हो जाएगा आपका जब शराब बनाने में, ब्रेड को बनाने में, बिस्कुट को बनाने में, दही बनाने में, और एक आपका जो होता है वो सिरका बनाने में जो है आपका किण्वन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपने समझ लिया है किण्वन के बारे में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा आयन अत्यधिक क्षारीय है? अत्यधिक क्षारीय कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपकी परीक्षा में, और इसका जो अत्यधिक क्षारीय हो जाता है वो हो जाता है आपका F- नेगेटिव जो है इसको बोला जाएगा, और ये जो है आपका अत्यधिक क्षारीय हो जाता है। निम्नलिखित अम्लों में किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? कार की बैटरियों में किया जाता है, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है आरओआरओ की परीक्षा में, पीसीएस में भी पूछा गया है और आरओआरओ में भी जो है अलग से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस अम्ल का प्रयोग जो है कार में, बैटरियों में किया जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक परवल अकार्बनिक अम्ल कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो किया जाएगा जो पेट्रोलियम के शोधन में, जब पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। एक विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसी तरह की जो औषधियाँ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है जो बैटरियाँ होती है कार की, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। जो एक्वारेजिया है वो किसको मिलाकर बनाते हैं? स्वर्णकार।
तो एक्वारेजिया जो है ये मिलकर बनता है एक नाइट्रिक अम्ल और एक आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी आपके सोने का काम करने वाले हैं, स्वर्णकार हैं, वो सभी जो है एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसको जो है, इसमें क्या होता है, तो इसमें नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। कितने में? 1:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा और इससे जो है फिर धातुओं को 1:3 के अनुपात में मिलाने के बाद इसको जो है फिर अम्लराज कहा जाएगा। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ करेंगे? जो एक धातु का जो है आपका रेशो बनेगा, इसका उपयोग किया जाएगा धातुओं को गलाने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? प्रतिदिन की बात हो रही है, कभी कभी कर सकते हैं, प्रतिदिन आप जो है खाद्य नमक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सेंधा नमक को कर सकते हैं, आयोडीन युक्त नमक को कर सकते हैं और संसाधित नमक को भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका समुद्री नमक है डायरेक्ट जो है उसको आप खाद्य नमक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ज़्यादा समय तक। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि समुद्री नमक का जो प्रतिदिन सेवन है वो मानव के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि समुद्री नमक का सेवन करने से पेट फूलना, तनाव, सूजन और बहुत सारी जो है आपकी कब्ज़ की बीमारी, पेट की बीमारी ये हो सकती हैं डायरेक्ट खाने से। इसीलिए जो है नमक को क्या किया जाता है, तो नमक को जो है फिर फिल्टर किया जाता है और उसमें जो है उसको आयोडीन नमक के रूप में जो है शरीर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आयोडीन नमक खाने से आपका जो है शरीर में आयोडीन की पूर्ति होती है और इससे जो है घेंगा रोग जो है वो नहीं होता है और मंदबुद्धिता भी जो है वो आपकी दूर हो जाएगी आयोडीन नमक खाने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? सदैव सदैव होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। तो ये हो जाता है आपका 7 से अधिक। ठीक है, पीएच मान जो है ये 7 से अधिक हो जाएगा और 7 से ये जो है आपका 7 है, अगर इससे प्लस की तरफ चलेंगे तो आपका जो है ये हो जाता है आपका क्षारीय। ठीक है, अगर 7 से आप माइनस की तरफ चलेंगे तो ये हो जाता है आपका अम्लीय। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। 7 से कम वाले आपके अम्लीय हो जाएंगे, 7 से ज़्यादा वाले आपके क्षारीय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान है, तो दूध जो है अभी आपका लगभग 66 रुपये किलो आपको देखने को मिल जाएगा। एक पॉइंट भी जो है आप बीच में लगा सकते हैं, तो 6.6 जो है पीएच मान लगभग में माना जाएगा आपका दूध का। कहीं कहीं आपको ये 6.4 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये भी आपका सही है और 6.6 है, ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना, जो 6.4 से लेकर और 6.8 के बीच में जो भी होगा वो आपका जो है करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अग्निशमकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है। अग्निशमकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या मिला हुआ होता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल जो है उसमें मिला हुआ होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके अग्निशामक होते हैं उनमें सभी में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल उपयोग किया जाता है और अग्निशामक जो यंत्र होता है उसका जो आविष्कार है वो किया था आपका जॉर्ज विलियम मेम्बी ने। ये भी आपको याद रखना है। अम्लराज या एक्वारेजिया मिश्रण है, ये मैंने आपको अभी बताया था। अम्लराज किसका मिश्रण हो जाएगा, तो ये मिश्रण होता है HCl और HNO3 का। ठीक है, ये हो जाता है आपका एक्वारेजिया जो मिश्रण हो जाएगा आपका। और इसमें आपको देखने को मिलेगा जो नाइट्रिक अम्ल है और एक आपको मिल जाता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखने को मिल जाएगा। अनुपात क्या होता है, तो 1:3 का जो है यहाँ पर अनुपात आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है स्वर्णकारों के काम में आता है, वो स्वर्णकार जो है अपने काम में इसको लेते हैं, अम्लराज ये बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है? एक तरफ आपकी खोज दी गई है, एक तरफ आपके वैज्ञानिक दिए गए हैं, कौन सा किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज जो है ये आपकी माइकल फेरेडे के द्वारा नहीं की गई है। प्रोटॉन की खोज की गई है आपकी गोल्डस्टीन। ठीक है, एक आपके गोल्डस्टीन हो जाते हैं और एक आपके हो जाते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, दोनों के नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन में कुछ भी आपको दे दिया जाएगा।
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड के द्वारा की गई है, और एक्स किरणों की खोज की गई है आपकी डब्ल्यू.सी. रोंटगन के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज की गई है आपकी चैडविक के द्वारा। तो आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं, तो केवल बी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित में से होती है। जो नाभिक के आकार की कोटि है वो निम्नलिखित में से कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है, और आरओ में भी ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था एक बार। नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित में से हो जाएगी, तो ये हो जाती है 1 गुना 10 की पावर -15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है नाभिक के जो अत्यंत सूक्ष्म आकार का यहाँ पर माना जाएगा। इसमें मूलभूत कौन सा है, इसमें मूलभूत कौन सा है। तो इसमें मूलभूत हो जाता है आपका क्वार्क। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मूलभूत हो जाएगा ये आपका क्वार्क। और क्वार्क जो है, जो क्वार्क पदार्थ होते हैं उनको कणों का जो है मूलभूत प्रकार माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं। प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो जाएगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या वो भिन्न भिन्न हो जाएगी, उसको कहा जाता है आपका समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके समस्थानिक कहा जाएंगे, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी भिन्न भिन्न हो जाएगी। समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है। समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका, तो परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु भार भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होता है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये होते हैं आपके समस्थानिक। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। कौन सा अणु है जो परमाणु कण नहीं है। तो ये हो जाता है ड्यूटोन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अणु जो है ये परमाणु कण नहीं है, ड्यूटोन। न्यूटन की खोज की थी, किसके द्वारा की गई है न्यूटन की खोज, ये हम आपको अभी बता चुके हैं। तो न्यूटन की खोज की गई है आपकी चैडविक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब की गई है न्यूटन चैडविक के द्वारा, तो ये की गई है आपकी 1932 में। ठीक है, 1932 में चैडविक के द्वारा न्यूटन की खोज की गई है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक में। निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। कौन सा कण है जो कण प्रतिकण युग्म है। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है ये आपका कण प्रतिकण युग्म आपस में माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। तो ये कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपके रक्त में सबसे ज़्यादा यानी जल्दी से घुल जाती है और उससे जो है फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उससे फिर मौत भी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अधोलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो आपकी गोल्डस्टीन के द्वारा नहीं की गई है, ये आपका गलत हो जाता है। अल्फा कण की खोज ये भी आपके डब्ल्यू.सी. रोंटगन के द्वारा नहीं की गई है, ये भी गलत हो जाता है। और न्यूट्रॉन की खोज जो है ये आपके चैडविक के द्वारा की गई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे जो न्यूट्रॉन की खोज है वो किसके द्वारा। जो आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज है ये आपकी की गई है जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया नीचे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई है। इसके बाद जो अल्फा कण है, अल्फा कण की जो खोज है वो की गई है आपकी रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा की गई है अल्फा कण की खोज। न्यूट्रॉन चैडविक हो जाएगा। और जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की खोज की गई है ये आपकी
अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो शुष्क बर्फ है वो क्या है। ड्राई आइस इज क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और यहाँ आप देख सकते हैं 21 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीसीएस की परीक्षा में। जल में आसानी से घुलनशील है, तो जल में आसानी से क्या घुलनशील है। तो जल में आसानी से घुल जाता है आपका अमोनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अमोनिया जो है वो जल में आसानी से घुल जाता है और ये जो गैस हैं इनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ जो है अच्छी तरह से प्रक्रिया कर लेते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो ये मापी जाती है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है नदी में घुली हुई। इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाता है बीओडी परीक्षण, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये जो है नदी में घुली हुई जो जल प्रदूषण की मात्रा यहाँ पर मापी जाती है। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा माचिस बनाने में। तो माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है आपका फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है चीड़ की लकड़ी लगती है फास्फोरस की, जो वो आपको देखना ना सलाई सी, तो वो सलाई जो है वो फास्फोरस की जो सलाई है उसके सिरे पर जो है पोटेशियम क्लोरेट मिलाया जाता है। और इसमें आपको रेड लेड भी मिल जाएगा, एंटीमनी सल्फाइड मिल जाएगा और गोंद का मिश्रण भी फिर लगाया जाता है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। और डिब्बी पर जो रगड़ने वाली सतह है उस पर यूज होता है लाल फास्फोरस। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लाल फास्फोरस जो उसको कहा जाएगा जो माचिस की डिब्बी पर एक कोने पर लगा हुआ आपको मिल जाता है। ठीक है, मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण है। मूत्रालय के पास जो है नाक में चुभने वाली जो गंध है तो इसका कारण हो जाता है अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है पृथ्वी पर हीरा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और जो हीरा है वो एक आपका पारदर्शी होता है, पारदर्शी रत्न माना जाता है। और रासायनिक रूप से जो है कार्बन का जो है शुद्धतम रूप भी माना जाएगा। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, वो भी हीरा ही आपका माना जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रयोगशाला में संश्लेषण के कार्यक्रमानुसार जो है आपको बताना है। तो पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में कार्यक्रम के अनुसार जो है, तो सबसे पहले आपका आ जाता है ये आ जाएगा केवलार। ठीक है, तो 4 जो है एक पर आ जाना चाहिए, तो 2 आपके यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका फुलेरिन, तो फुलेरिन आपका 2 नंबर पे आ जाएगा, यानी 4 के बाद 2 आ जाएगा, तो ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। फिर आपका 3 आ जाएगा और फिर आपका आ जाता है 4 नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये हो जाता है पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम के अनुसार। निम्नलिखित तत्वों में किसमें अपरूप नहीं है। किसमें हो जाएगा जो अपरूप नहीं है, तो अपरूप नहीं है ये आपका नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन जो एक पारदर्शी गैस होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस कौन सी है, तो वो हो जाती है नाइट्रोजन। और ये आपके वातावरण में जो है 78% देखने को आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ देख लेते हैं कौन सा जो है किससे संबंधित हो जाएगा। तो सबसे पहले बात की गई है जो आपका यहाँ पर हो जाएगा हीरा। तो हीरा किससे संबंधित हो जाता है, तो हीरा आपका जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप माना जाएगा हीरा। संगमरमर की बात की गई है तो संगमरमर संबंधित हो जाता है आपका कैल्शियम देखने को मिल जाएगा संगमरमर में। बालू में जो है आपको सिलिका देखने को मिलेगी और स्नेहक के रूप में जो है आपका ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। ए का 4 हो जाएगा, बी का
1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। बकमिंस्टर फुलेरिन है, जो बकमिंस्टर है फुलेरिन वो कौन सी है? तो ये हो जाएगी कार्बन का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणु का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या फिर षटभुज से बने हुए फलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बकमिंस्टर फुलेरिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। शुष्क बर्फ होता है, तो शुष्क बर्फ क्या हो जाएगा? तो शुष्क बर्फ हो जाएगा आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी ठोस, ये शुष्क बर्फ। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? हास्य गैस यानी हंसने वाली गैस जो है कहा जाएगा, तो ये हो जाती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको आप N2O के नाम से भी जानते हैं और ये हास्य गैस कहलाती है। इसकी खोज भी आपसे पूछी जाएगी किसके द्वारा की गई है। तो N2O की जो खोज की गई है वो की गई है आपकी प्रिस्टले के द्वारा। ठीक है, प्रिस्टले वैज्ञानिक हो जाते हैं, इनके द्वारा इसकी खोज की गई है और इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है आपका जो चिकित्सा में जो है इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, उनको बेहोश करने के लिए मरीजों को। लेड पेंसिल में विद्यमान है, तो लेड पेंसिल में क्या हो जाएगा? तो लेड पेंसिल में देखने को मिलता है आपको ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप समझे जाते हैं। निम्नलिखित में किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है? काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है, तो ये हो जाता है काजल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन के अंश विद्यमान है तो वो आपका काजल माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव किसका नहीं है? तो ये हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, ये नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? गोताखोर जब नीचे जाते हैं और उसके बाद उनको गैस की आवश्यकता होती है सांस लेने की, तो वो कौन सी गैस जो है वो लेकर जाते हैं अपने साथ में? तो अपने साथ में लेकर जाएंगे, वो भारी गैस तो लेकर नहीं जाएंगे, तो जो सबसे हल्की गैस होगी उसको लेकर जाएंगे और सबसे जो हल्की गैस है वो हो जाती है आपकी ऑक्सीजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हीलियम जो है काफ़ी हल्की गैस होती है और जब गोताखोर जल के भीतर जाते हैं तो एक सिलेंडर जो है वो लेकर जाते हैं अपनी पीठ पर बांधकर और उससे जो है उन्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, तो इसी में जो है मिश्रण भरा हुआ तो होता है आपका ऑक्सीजन और हीलियम का। धुआं यानी स्मोक आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। जो धुआं या फिर स्मोक है वो आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। ग्रेफीन क्या होता है? जो ग्रेफीन है वो क्या हो जाएगा? तो ग्रेफीन हो जाता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफीन है जो कार्बन का नैनो रूप इसको कहा जाता है और ये कार्बन का द्विआयामी रूप माना जाता है, जिसे षटकोणीय जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं से एक परत जो है वहाँ पर होती है। ठीक है, तो ग्रेफीन की खोज पूछी जाएगी तो ये की गई है आपकी आंद्रे जैम के द्वारा। ठीक है, आंद्रे जैम हो जाते हैं इसकी खोज करने वाले। ये हो जाएगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात हो रही है पूरे ब्रह्मांड की तो सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन ही देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सूर्य और जो उसके ज़्यादातर तारे हैं वो आधे से अधिक भाग में जो है निर्मित है, इसीलिए जो है ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और एक ये जो हाइड्रोजन है इसको जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है भविष्य का ईंधन कौन सा हो जाएगा? तो भविष्य का ईंधन हो जाता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। और
चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप जो है लगातार हमसे जुड़े रहिए। और हमारा जो प्रैक्टिस सेट है सुबह 10 बजे आपको देखने को मिल जाता है रोज़ाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।